नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर नजर डालेंगे। सीएच जोसेफ बनाम तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम यानी टीएसआरटीसी। जी नमस्कार। ये केस काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मामला उन वकीलों और कानून के छात्रों के लिए काफी प्रासंगिक है जो रोजगार कानून, खासकर सेवा के दौरान हुई मेडिकल अयोग्यता और फिर वैकल्पिक रोजगार से जुड़े मुद्दों को देखते हैं। बिल्कुल। तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि इसके तथ्य, कानूनी सवाल, दोनों पक्षों की दलीलें, फिर कोर्ट ने क्या कहा, उनका फैसला और हाँ, भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। जी। तो संक्षेप में मामला ये था, याचिकाकर्ता सीएच जोसेफ 2014 में टीएसआरटीसी में ड्राइवर की पोस्ट पर नियुक्त हुए। फिर एक रूटीन मेडिकल जांच हुई, उसमें उन्हें कलर ब्लाइंड यानी रंग दृष्टिहीन पाया गया और ड्राइविंग के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। तो उन्होंने निगम से मतलब टीएसआरटीसी से वैकल्पिक रोजगार की मांग की, लेकिन निगम ने मना कर दिया। अच्छा, किस आधार पे मना किया? उन्होंने कहा कि भाई हमारे नियमों में कलर ब्लाइंड ड्राइवरों के लिए ऐसे किसी वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान ही नहीं है और जनवरी 2016 में उन्हें रिटायर कर दिया गया। रिटायर ही कर दिया सीधा? हाँ। तो जोसेफ ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 47 और एक पुराने 1979 के समझौता ज्ञापन यानी एमओएस का हवाला दिया। जी, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। बिल्कुल। सिंगल जज ने तो उनके फेवर में फैसला दिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने निगम की अपील मान ली और इसमें उन्होंने एपीएसआरटीसी बनाम बीएस रेड्डी वाले 2018 के केस का आधार लिया। हाँ, वो एक लैंडमार्क केस रहा है। तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुख्य सवाल थे? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ अहम कानूनी सवाल थे। पहला तो ये कि क्या कलर ब्लाइंडनेस के आधार पर बिना कोई दूसरा काम दिए रिटायरमेंट देना कानूनी तौर पर सही था? दूसरा, क्या वो जो 1979 का समझौता ज्ञापन था, उसका क्लॉज 14 जिसमें वैकल्पिक रोजगार की बात थी, क्या वो बाद के 1986 के समझौते और निगम के अपने सर्कुलर के बावजूद भी मान्य था और लागू किया जा सकता था? सही। तीसरा सवाल ये था कि क्या निगम ने याचिकाकर्ता के लिए कोई और काम ढूंढने की, मतलब एक वैकल्पिक रोजगार खोजने की अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई, ईमानदारी से कोशिश की? और चौथा, क्या हाई कोर्ट ने जो बीएस रेड्डी केस पर भरोसा किया, क्या वो सही था इस मामले में? ठीक है, तो याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें रखी गईं? जी। श्री सी मोहन राव थे उनके वकील। उन्होंने तर्क दिया कि जो 1979 का एमओएस था वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की धारा 12(3) के तहत हुआ था और ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब बाध्यकारी समझौता है और ये वैकल्पिक रोजगार का अधिकार देता है। हाँ। उन्होंने कुणाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी हवाला दिया। कहा कि अगर सर्विस के दौरान कोई विकलांगता आती है तो वैकल्पिक रोजगार मिलना चाहिए और ये पीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 47 के तहत भी एक तरह से सुरक्षित अधिकार है। हाँ, कुणाल सिंह का केस बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। मोहम्मद इब्राहिम केस का भी उन्होंने जिक्र किया था। जी, तो ये तो याचिकाकर्ता के तर्क थे। अब निगम ने इसका क्या जवाब दिया? हाँ, निगम की क्या दलीलें थीं? देखिए, निगम की तरफ से श्री सत्यम रेड्डी सरसानी पेश हुए। उनका कहना था कि 1979 वाला समझौता तो 1986 के समझौते से बदल गया था और 1986 वाले के क्लॉज 5D में वैकल्पिक रोजगार सिर्फ यथासंभव, मतलब एज फार एज पॉसिबल ही दिया जाना था। अच्छा, यथासंभव। हाँ, और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के लिए कोई सूटेबल पोस्ट, कोई उपयुक्त पद था ही नहीं और ये कि कलर ब्लाइंडनेस वो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की धारा 2I के तहत विकलांगता की परिभाषा में आती ही नहीं है। ओह। तो इसलिए उनके हिसाब से धारा 47 लागू ही नहीं होती और उन्होंने हाईकोर्ट के बीएस रेड्डी केस पर भरोसा करने को सही ठहराया। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे दो अलग अलग समझौतों की व्याख्या की जा रही थी। कोर्ट ने इन तर्कों को और खासकर इन दोनों एमओएस के टकराव को कैसे देखा? कोर्ट ने सबसे पहले तो ये पाया कि निगम ने, मतलब टीएसआरटीसी ने, याचिकाकर्ता को कोई दूसरा काम देने की संभावना का, उसकी व्यवहार्यता का कोई सीरियस आकलन करने की कोशिश ही नहीं की थी। मतलब कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ, जो कोर्ट की नजर में गलत था। जहां तक समझौतों का सवाल है, कोर्ट ने माना कि 1979 के एमओएस का जो क्लॉज 14 है वो खास तौर पर, मतलब स्पेसिफिकली कलर ब्लाइंड ड्राइवरों के लिए वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान करता है और वो बाध्यकारी है। अच्छा। यहां ये बात महत्वपूर्ण है कि 1986 वाले समझौते ने 1979 वाले के इस खास प्रावधान को कहीं भी स्पष्ट रूप से रद्द नहीं किया था। तो क्या यहाँ वो सिद्धांत लागू हुआ, जनरेलिया स्पेशलिबिस नॉन डेरोगेंट, मतलब सामान्य नियम विशिष्ट नियम को रद्द नहीं करता? बिल्कुल सही।
कोर्ट ने इसी सिद्धांत का हवाला दिया कि एक जनरल नियम जैसे 1986 का MOS किसी स्पेसिफिक नियम जैसे 1979 के MOS का क्लॉज 14 को तब तक ओवरराइड नहीं करता जब तक ऐसा साफ साफ लिखा ना हो। समझ गए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि निगम के जो अपने इंटरनल सर्कुलर थे 2014 और 2015 वाले, वो किसी वैधानिक समझौते जैसे 1979 का MOS उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अच्छा, और हाई कोर्ट ने जो BS रेड्डी केस पर भरोसा किया था उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उसे भी गलत माना। उनका कहना था कि BS रेड्डी का मामला मुख्य रूप से PWD एक्ट की धारा 47 की व्याख्या से जुड़ा था, जबकि ये जो मामला है ये औद्योगिक समझौते के तहत मिले एक स्वतंत्र अधिकार पर आधारित है। ये फर्क महत्वपूर्ण है। हाँ, और यही पर कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया, वो है उचित समायोजन, यानी रीजनेबल अकोमोडेशन का सिद्धांत। कोर्ट ने कई पुराने फैसलों का हवाला दिया, जैसे कुणाल सिंह, मोहम्मद इब्राहिम, रविंद्र कुमार धारीवाल और विकास कुमार जी, और कहा कि भले ही कोई स्थिति PWD एक्ट में दी गई विकलांगता की परिभाषा में फिट न बैठती हो, फिर भी नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का ये कर्तव्य बनता है कि वो कर्मचारी के लिए वैकल्पिक भूमिकाओं पर विचार करें। ये सिर्फ कोई दया या मेहरबानी की बात नहीं है, बल्कि एक अधिकार है। बिल्कुल, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की एक संवैधानिक अनिवार्यता है। तो इन सब टिप्पणियों के बाद कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या रहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। हाँ, और निगम को ये निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को 8 हफ्तों के अंदर उसकी स्थिति के अनुसार एक उपयुक्त पद पर नियुक्त करे और उसी वेतनमान पर जो उसे 6 जनवरी 2016 को यानी रिटायरमेंट के वक्त मिल रहा था। अच्छा, यानी पुराने वेतनमान पर बहाली। हाँ, इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि निगम याचिकाकर्ता को उसकी बर्खास्तगी की तारीख से लेकर बहाली की तारीख तक के वेतन और भत्तों का 25% बकाया भुगतान करे। 25% एरियर्स। जी, और इस बीच की पूरी अवधि को सभी लाभों के लिए निरंतर सेवा, कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हैं। इस फैसले के निहितार्थ क्या होंगे, खासकर हम जैसे विधि व्यवसायियों के लिए? हाँ, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पहला तो ये कि ये फैसला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत जो समझौते होते हैं, खासकर जिनमें ऐसे स्पेसिफिक क्लॉज हों, उनकी बाइंडिंग नेचर, उनकी बाध्यकारी प्रकृति को और मजबूत करता है। सही। दूसरा, ये नियोक्ताओं पर, खासकर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर, ये जिम्मेदारी डालता है कि अगर कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान मेडिकली अनफिट हो जाता है तो उसे रिटायर करने से पहले पूरी संजीदगी से एक्टिवली उचित समायोजन और वैकल्पिक रोजगार की तलाश करनी होगी, भले ही वो कंडीशन PWD एक्ट की परिभाषा में ना आती हो। मतलब रिटायरमेंट आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। बिल्कुल। और तीसरा, ये निर्णय जो समझौता आधारित अधिकार हैं और जो विकलांगता कानूनों के तहत मिलने वाले वैधानिक अधिकार हैं, उनके बीच के अंतर को भी साफ करता है। और सबसे बढ़कर ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जो समान अवसर और मानवीय गरिमा के सिद्धांत है, उन्हें बल देता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि CH जोसेफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित कर दिया कि नियोक्ता, खासकर सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम, कर्मचारियों को सर्विस के दौरान हुई मेडिकल अनफिटनेस के आधार पर इतनी आसानी से नौकरी से नहीं निकाल सकते या रिटायर नहीं कर सकते। जी, उन्हें पहले वैकल्पिक रोजगार की हर संभव और ईमानदार कोशिश करनी होगी, खासकर अगर कोई बाध्यकारी समझौता मौजूद है। ये वाकई कर्मचारियों की आजीविका और उनकी गरिमा की सुरक्षा के लिए एक बहुत अहम कदम है। निश्चित रूप से। इस पर सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। क्या संगठन ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय पहले से ही, मतलब प्रोएक्टिवली, कर्मचारियों के पुनर्वास और पुनर्नियुक्ति के लिए कोई ढांचा या पॉलिसी बना सकते हैं जिससे उनकी ऑपरेशनल जरूरतें भी पूरी हों और कर्मचारी की गरिमा भी बनी रहे? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है जिस पर संगठनों को विचार करना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।